To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन समझते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन है क्या। देखें, ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट वैल्यू को कहते हैं। ऑप्टिमम वैल्यू मीन्स बेस्ट वैल्यू। अब ये बात अलग है आप किस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज़ करने जा रहे हैं तो बेस्ट प्रॉफिट कैसा होगा कि जब आप इसको क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। इस तरह अगर आप कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करने जा रहे हैं तो बेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर के लिए कौन सी होगी, जब वो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। इसका मतलब है ऑप्टिमाइजेशन के दो मतलब हुए, या तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होगा मैक्सिमाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होगा मिनिमाइजेशन। इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ को ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं। प्रॉफिट का ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमाइज होगा, कॉस्ट का ऑप्टिमाइजेशन मिनिमाइज होगा, यूटिलिटी का ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमाइज होगा, प्रोडक्टिविटी का ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमाइज होगा, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का ऑप्टिमाइजेशन मिनिमाइज होगा। तो हुआ क्या कि ऑप्टिमाइजेशन के दो मतलब हुए, नंबर वन मैक्सिमाइजेशन एंड नंबर टू मिनिमाइजेशन। बट इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। जिस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होगा कि इसका ऑप्टिमम क्या है, आया इसको मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ऑप्टिमाइजेशन इटसेल्फ है क्या, ऑप्टिमाइजेशन या तो मैक्सिमाइजेशन का नाम है या मिनिमाइजेशन का नाम है। अब ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई कैसे करेंगे, किसी भी फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करना हो, प्रॉफिट को, कॉस्ट को, यूटिलिटी को, प्रोडक्टिविटी को, तो कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स का समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, नंबर वन, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे स्लोप का। स्लोप का कॉन्सेप्ट हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, जिसमें हमने ग्राफिकल और एनालिसिस किया था 2 डायमेंशनल ग्राफ का, जिसमें हमने स्लोप के कॉन्सेप्ट को ही बेस बनाकर सारे ग्राफ्स को अंडरस्टैंड किया था। वहाँ हमने एक जनरलाइज एक बात देखी थी कि व्हाट इज स्लोप। स्लोप इज नथिंग बट चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। वाई में कितना चेंज आ रहा है, किसकी वजह से, एक्स में चेंज होने की वजह से। अच्छा, इसको किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, बुक्स में एम से रिप्रेजेंट हुआ हुआ। अच्छा, अब स्लोप ये हो गया। अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमने किया था बेसिकली, वाई डेल्टा वाई है क्या, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसका मतलब है जब भी स्लोप निकालेंगे कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट, x1 y1 x2 y2। तो अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो स्लोप आप इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला उसी वक्त अप्लाई होगा जब कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं होंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 10 प्लस 2x। अच्छा, देखिए 2 कोऑर्डिनेट्स है ना, एक ये, इनको मिला दूं तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ये 2 कोऑर्डिनेट्स। इसी तरीके से जो लाइन ड्रॉ होती है उसकी कोई ना कोई इक्वेशन भी होती है। हम एज्यूम कर लेते हैं इस लाइन की ये इक्वेशन है। तो जब 2 कोऑर्डिनेट से स्लोप निकल सकता है, लेकिन पता लगा हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं, हमारे पास इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन गिवन है तब भी आप बड़ी आसानी से स्लोप मालूम कर सकते हैं, बहुत आसानी से। कैसे, यहाँ पर x की एक वैल्यू रखें, y की एक वैल्यू आ जाएगी, फिर x की दूसरी वैल्यू रखें, y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी, 2 कोऑर्डिनेट्स होगा, फिर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। एक तो ये तरीका हुआ कि इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन के थ्रू आपने कोऑर्डिनेट्स पता किए और कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आपको स्लोप पता लग गया। एक मेथड हम इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू हमें डायरेक्ट इस इक्वेशन से स्लोप मिल जाता है। हमें कोऑर्डिनेट्स निकाल के फिर कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। और वो मेथड्स जो है वो आपने पढ़ा हुआ भी होगा, उसे कहते हैं डेरिवेटिव्स। अब ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करें, डेरिवेटिव जब भी आप निकालते हैं तो आप एक चीज़ देखते हैं, dy ओवर dx। अगर इस इक्वेशन का निकालें dy ओवर dx, बेसिकली ये d है क्या, इस d का मतलब है चेंज। तो चेंज इन y ओवर चेंज इन x, ये देखें आप।
तो किसी भी इक्वेशन का अगर आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो बेसिकली आप उसका क्या मालूम कर रहे हैं, स्लोप मालूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन का अगर आप स्लोप मालूम करना चाहते हैं तो बेसिकली आप उस इक्वेशन का क्या ले लें, डेरिवेटिव ले लें, आपको स्लोप पता लग जाएगा। अब इसका लेंगे dy ओवर dx, बेसिकली क्या मालूम हो जाएगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अब थोड़ा सा अगर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूं तो इसका आंसर dy ओवर dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता, अभी इसको डिस्कस करेंगे, 0, इसका डेरिवेटिव बचा 2 आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और वेरीफाई करवा दूं कि देखें यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। ये कोऑर्डिनेट होगा यानी 1 और 12, ये वैल्यू आ गया 1 और 12। अच्छा, x की जगह 2 रखें तो 2 इंटू 2 4, 10 और 4 14, तो x अगर 2 हो गया तो y हो गया 14, तो इसका मतलब दूसरा कोऑर्डिनेटा क्या आ गया, 2 और 14। तो अब देखें x1 y1 x2 y2, अब y2 माइनस y1 करें, y2 माइनस y1 यानी 14 माइनस 12 ओवर x2 माइनस x1 करें यानी 2 माइनस 1, ये बचेगा 2 ओवर 1 2। लेकिन यही आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोऑर्डिनेट्स निकाल के आंसर निकालें तब भी वही आंसर आएगा और डायरेक्ट डेरिवेटिव मालूम कर लें तब भी वही आंसर आएगा। तो हमने दो चीज़ें देखी कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो कोऑर्डिनेट्स गिवन होने की वजह से हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप या लाइन की इक्वेशन मौजूद हो तो इक्वेशन की अगर स्लोप मालूम करना हो तो हमें ज़रूरी नहीं है हम उससे पहले कोऑर्डिनेट्स मालूम करें, हम इस इक्वेशन पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव का जो भी आंसर आएगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बेसिकली स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब थोड़ा सा हम डेरिवेटिव्स को देख लेते हैं। दो तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं, टोटल एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो थोड़ा सा डेरिवेटिव का ऑपरेशन कि वो कैसे अप्लाई होता है फॉर बिगिनर्स स्पेशली। y इज इक्वल टू 2x, ये दोनों वेरिएबल हैं और डेरिवेटिव मालूम करने का मतलब है आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि चेंज इन y कितना है ड्यू टू चेंज इन x, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है तो आप इसी की वजह से मालूम करेंगे। तो इसका मतलब आप स्लोप पता करना चाह रहे हैं। तो जब भी ये आपको फाइंड करना हो वेरिएबल के बराबर में अगर कोई कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। अच्छा, ये बॉक्स है, यहाँ बॉक्स है, कोई वैल्यू हो 1 हो 2 हो 3 हो जितनी भी हो, इसको यहाँ रखने के बाद अगर कोई नंबर है यहाँ पर तो ऐसे एज इट इज, नहीं तो 1 ही आ जाएगा। बॉक्स पहले लिखेंगे और बॉक्स में से 1 माइनस कर देंगे, ये आपके पास आ गया। अब इसका जो भी सॉल्व करेंगे ना आंसर वो उसका डेरिवेटिव कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आंसर ले लेता हूँ, जैसे मैं अगर इसी को ले लूँ, हम इसका स्लोप मालूम करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने कहा कि ये हो गया dy ओवर dx, 2 कांस्टेंट एज इट इज है तो उसको एज इट इज लिखेंगे, साथ लिखा हुआ है। उसके बाद x की पावर कितनी है, कुछ नहीं होता तो लिखा हुआ 1 होता है, ये 1 पहले आ जाएगा, जैसे बॉक्स पहले आ गया, फिर x लिखा और फिर इस जो भी पावर होगी उसमें से क्या माइनस कर देंगे 1, यानी 1 माइनस 1। तो अब बचा आंसर 2, 1x 1 माइनस 1 0। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 इंटू 1 1 और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या बचेगा 2। ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव। अब यहाँ पर आप ये कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको देखें। जैसे फॉर एग्जांपल ये है 2x स्क्वायर और मैं दे देता हूँ y इज इक्वल टू 3x क्यूब। ठीक है, टेक अ पॉज, इन दोनों को सॉल्व करें फिर देखें क्या आंसर आ रहा है। अब जिन्होंने पॉज ले लिया था और सॉल्व किया था आंसर को चेक कर लें, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं लिया होगा तो चेक कर लें आंसर क्या है। देखें अगर इसको चेक किया जाएगा dy ओवर dx तो ये एज इट इज़ 2 पहले आ गया, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 करेंगे आंसर बचेगा 1 लिखते नहीं, 2 इंटू 4 4x, इसका मतलब इसका आंसर 4 है 4x। अगर इसको आप डेरिवेट करें तो ये क्या आंसर आएगा,
dy ओवर dx, ये एज इट इज, पावर पहले ले आए, 3 माइनस 1 3, 3x 3 माइनस 1 क्या बचेगा 2, 3 इंटू 3 9, 9x raised to the power, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो ये तो था आपके पास डेरिवेटिव्स बेसिक ऑपरेशन कि बेसिकली डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि यहाँ पर y डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर, और आप x की बेस पर ही चेक कर रहे हैं कि y में कितना चेंज आ रहा है, तो ऐसा डेरिवेटिव कहलाता है टोटल डेरिवेटिव, जिसमें आप उन तमाम वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से चेंज मालूम करते हैं जिन पर y डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ डिपेंड ही सिर्फ x पर कर रहा है, तो अगर x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो वह कहलाएगा टोटल डेरिवेटिव। अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं किस तरफ, पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3z, ये एक इक्वेशन है। इसका मतलब है y डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंड कर रहा है x पर भी और ये डिपेंड कर रहा है z पर भी। अब आपको मालूम करना है चेंज इन y ओनली ड्यू टू चेंज इन x, यानी y डिपेंड एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे कर रहा है, लेकिन आपको y में चेंज मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, z के रिस्पेक्ट से उस वक्त चेंज नहीं चाहिए। तो इसका मतलब आप z को कैसा एज्यूम करेंगे, कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। तो याद रखिएगा इस तरह का डेरिवेटिव जिसमें y डिपेंड एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे करे, लेकिन आप सिर्फ किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से ही चेंज मालूम करना चाहें, तो इस तरह का डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव। और जब आप इस पार्शियल डेरिवेटिव को चेंज इन y ओवर चेंज इन x लिखेंगे तो मैथमेटिकल जो इसका एक्सप्रेशन है वो आप d से नहीं लिखेंगे, ये इस तरह का एक सिंबल बना हुआ होता है, डावा y ओवर डावा x। ये डावा का साइन ही ये बता रहा है कि आप y को चेंज देख रहे हैं किसकी वजह से, x की वजह से, लेकिन y सिर्फ x पर डिपेंड नहीं कर रहा, y x के अलावा भी वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इस वक्त हमने अदर वेरिएबल को कैसे ले लिया है, कांस्टेंट। तो अब ये जो z है इस वक्त जब आप डावा y ओवर डावा x मालूम करेंगे तो याद रखिएगा अब ये z बिल्कुल ऐसे काम करेगा जैसे एज ए कांस्टेंट वेरिएबल, एक कांस्टेंट वैल्यू समझ लें आप उसको, बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू की तरह काम करेगा। अच्छा, अब देखें फॉर एग्जांपल जैसे ये है 2 पावर 1 है 1x। याद रखिएगा मैथमेटिक्स में किसी में भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है। ये सेंटेंस ही गौर से सुन लें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट कहते हैं फिक्स को और डेरिवेटिव कहते हैं चेंज को। तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब है कांस्टेंट का जब भी डेरिवेटिव निकालेंगे 0 आएगा, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो क्योंकि यहाँ हम x के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं और z कांस्टेंट हो गया तो ये मल्टीप्लाई होकर भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो जब इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकती है कि ये 2 भी तो कांस्टेंट था, इस 2 को 0 क्यों नहीं किया। तो याद रखेंगे ये 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। अगर ये +2 अलग से लिखा हुआ होता तो ये भी कांस्टेंट नंबर था, इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाता, लेकिन अभी हमने यहाँ पर इस पे काम नहीं किया, लेकिन ये हो 0 जाता। ठीक है, तो ये आपके पास डेरिवेटिव आया, ये कांस्टेंट एज्यूम किया तो इसका डेरिवेटिव 0, 2 आप 1 - 1 पावर 0 हो जाएगी, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो आंसर क्या बचता है 1, तो 2 × 1 2। आपके पास ये आ गया डावा y ओवर डावा x। डावा लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये कौन सा डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा, ये तो आपने निकाला है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपसे कहा जाए कि इसी का डेरिवेटिव निकालें डावा y ओवर डावा z, जैसे ही आपने कहा कि z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, इसका मतलब x कैसा हो गया, कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट वैल्यू अलग से सेपरेट लिखी हुई हो, 2 से कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट ही आंसर आएगा। तो सेपरेट अगर कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई हो तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आप +3 एज इट इज। अब वही ऑपरेशन जो यहाँ x पे अप्लाई किया था वहाँ z पे अप्लाई करेंगे। इसकी पावर 1 है, 1 - 1 ये 0 ख़त्म हो गया, 3 पावर 0, किसी भी जिसकी पावर 0 हो आंसर 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 3, यानी डावा y ओवर डावा z आपके पास आया 3। तो ये जो आपके पास आंसर्स निकल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड
पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्यों? क्योंकि y डिपेंड तो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे कर रहा है, लेकिन जब आप किसी एक को वेरिएबल कांस्टेंट एज्यूम करके दूसरी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो इस तरह का डेरिवेटिव कहलाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डावा, नॉट डी। तो अगर आपने डावा लिखा तो ये खुद रिप्रेजेंट करेगा पार्शियल डेरिवेटिव है, लेकिन अगर आपने डी लिख दिया तो आप खुद बताने की कोशिश करेंगे ये बेसिकली क्या है, टोटल डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये होगा y सिर्फ x पर ही डिपेंड कर रहा है, x के अलावा किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो दो चीज़ें हमने देख ली अभी तक कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो आप स्लोप कैसे मालूम करेंगे, फॉर्मूले के थ्रू y2 - y1 ओवर x2 - x1। और अगर आपके पास कोई इक्वेशन गिवन हो तो इक्वेशन के थ्रू आप स्लोप कैसे मालूम करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। फिर हमने डेरिवेटिव्स की दो टाइप्स देख ली, एक टोटल डेरिवेटिव एंड सेकंड वन इज पार्शियल डेरिवेटिव। अब हम मूव कर रहे हैं कि अगर हमें स्लोप मालूम, देखें डेरिवेटिव के थ्रू भी स्लोप पता किया, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू भी स्लोप पता किया, अब हम स्लोप ही मालूम करना चाह रहे हैं, लेकिन स्लोप का करने जा रहे हैं हम ग्राफिकल एनालिसिस। अच्छा, अब एक बात आपने जहन में रखनी है कि स्लोप की बेसिक डेफिनेशन क्या है, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। ये जहन में रखें, किसी भी चीज़ से निकालेंगे आंसर यही बता रहा है। अब बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है, अगर हमें कोई ग्राफ गिवन हो और उसकी कोई शेप गिवन हो तो उस शेप के थ्रू हम स्लोप कैसे पता करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक शेप आ गई, कोई से भी बना सकते हैं। आपने कहा कि एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, ए बी, तो वैल्यू ए से बी पे आ गई। अब मुझे स्लोप पता करना है, तो ये बेसिकली बता रहा है चेंज इन एक्स को, ये किसको बता रहा है, चेंज इन वाई को। अगर ग्राफिकल अंदाज़ा लगाना चाहें और मालूम करना चाहें तो ये है। अच्छा, अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला दूं तो एक लाइन मेरे पास आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन। ये प्रॉपर्टी हम सब जानते हैं कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, जो पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस का स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब अगर इस लाइन को मैं पैरेलल शिफ्ट कर दूं डाउनवर्ड, तो यहाँ देखें x और y की वैल्यूज तो बदल जाएंगी, x और y की वैल्यूज तो बदल जाएंगी, कोऑर्डिनेट्स तो बदल जाएंगे, लेकिन इसके थ्रू क्योंकि ये पैरेलल शिफ्ट हुआ है तो अगर स्लोप निकालेंगे तो स्लोप कैसा आएगा, स्लोप सेम आएगा। इस तरीके से इस लाइन को और नीचे करते हुए चले गए। अच्छा, इसको इस चीज़ से ऐसे समझ लें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है मेरे पास 4/2, इसका आंसर भी 2 आएगा, और 10/5 इसका आंसर भी 2 आएगा। तो वैल्यू तो हो सकता है चेंज हो, लेकिन रेशो कैसा है, सेम आ रहा है। तो पैरेलल शिफ्ट हो रहा है, जो स्लोप यहाँ पे वही स्लोप यहाँ पे, और इसी को अगर मजीद पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये लाइन इस कर्व पर कैसी बन जाएगी, टेंजेंट कर जाएगी। टेंजेंट किसे कहते हैं, टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं जो किसी दूसरी लाइन या कर्व को टच करता हुआ गुजर जाए, उसको इंटरसेक्ट ना करे। तो हमने एज्यूम किया ये वाली लाइन इस ब्लू लाइन को इस पॉइंट पर टच करती हुई गुजर गई, हमने कुछ नहीं किया, इसको डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहे थे। अब सिर्फ ये वाली लाइन को अलग से एनालाइज करते हैं। ये कर्व है और ये एक टेंजेंट लाइन है। हुआ क्या कि ये स्ट्रेट लाइन इस नॉन लीनियर लाइन को इस पॉइंट पर टच करती हुई गुजर रही है, सिर्फ टच कर। तो आपने कहा कि ये रेड लाइन ब्लू लाइन की इस पॉइंट पर क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट है, टेक्निकल टर्म है। अच्छा, यकीनन यहाँ पर x की कोई वैल्यू होगी, उसको हमने कह दिया x1, और y की कोई वैल्यू होगी, उसको हमने कह दिया y1। अब आपसे कहा जाएगा इस पॉइंट पर स्लोप निकालें। टेक अ पॉज और सोचें कि कैसे स्लोप निकाल सकते हैं इस x1 और y1 पे। देखें,
याद रखिएगा स्लोप के फॉर्मूले में ही एक चीज़ मौजूद है, क्या? चेंज इन y ओवर चेंज इन x। और चेंज मालूम करने के लिए एक नहीं, कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। तो अगर आपको कोई कहे कि आपके पास सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है और x1 y1 और इससे आप स्लोप निकाल सकें, तो टेक्निकली ये बात ही गलत है, क्योंकि एक पॉइंट पर स्लोप नहीं निकल सकता। लेकिन फिर भी बुक्स में लिखा हुआ होता है फाइंड द स्लोप एट दिस पॉइंट, फाइंड द स्लोप एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो याद रखिएगा जब अगर वो ये बात कहता है, किसी भी किताब में ये बात लिखी हुई है कि इस पॉइंट पर स्लोप मालूम करें, तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से स्लोप मालूम कर रहे हैं। नहीं, वो ये कहना चाह रहा होता है कि आप अपनी मर्जी से x में मार्जिनल चेंज करें, यानी थोड़ा x बढ़ा दें या कम करें। अब आप देखें y की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, अब एक बात गौर से देखें, अब यहाँ x चेंज हुआ ना, अब इस पे जो भी y की वैल्यू आएगी वो y में चेंज बता देगा। तो चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x पता लग गया। स्लोप एट दिस पॉइंट, स्लोप एट दिस पॉइंट हमें पता लग गया। ठीक है, तो कभी भी कहा जाए कि पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप मालूम करें, तो उसका मतलब उस पॉइंट पर नहीं होता, उस पॉइंट के x से मार्जिनल चेंज करें, इंक्रीज या डिक्रीज, फिर आप देखें y में कितना चेंज आ रहा है तो वो आपको स्लोप बताएगा। अच्छा, अब यहाँ पर x2 तो हमने ले लिया, अब हमें y2 चाहिए। अब y2 के लिए जब ऊपर गए तो बेसिकली ये लाइन जिस पॉइंट से टकराएगा वहीं से y2 आएगा। अब ये लाइन दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक रेड को और एक ब्लू को। एक रेड पॉइंट को, लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, एक ब्लू। हमें तो बेसिकली ब्लू से चाहिए, लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्ट दो पॉइंट से हो रहा है। अगर मैं ये दोनों को y2 एज्यूम कर लूँ, y2। अच्छा, अगर आप गौर से देखें कि ये दोनों जो y2 आया है ब्लू से और रेड से, इसके दरमियान का डिफरेंस इतना मिनिमम है, इतना मिनिमम है कि आप उसको क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। यानी अगर मैं ये बोलूं कि x2 तो आपने ले लिया, अगर आप y2 ब्लू से लें या रेड से लें, दोनों से एक ही आंसर आएगा, ऑलमोस्ट एक ही आंसर आएगा। जो डिफरेंस होगा वो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो बात बिल्कुल सही होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों y2 के दरमियान डिफरेंस बहुत स्मॉल है। तो चाहे आप ब्लू से स्लोप मालूम कर लें या आप रेड से स्लोप मालूम कर लें, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बहुत माइनर सा होगा जो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब गौर से देखें, जब हम इस पॉइंट पर ब्लू का स्लोप मालूम कर रहे हैं, तो चाहे ब्लू से स्लोप मालूम करें, चाहे इस रेड लाइन से स्लोप मालूम करें, स्लोप कैसा आ रहा है? ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो जो स्लोप इस पॉइंट पर है वही स्लोप इस लाइन का है, दोनों से एक ही स्लोप आ रहा है ना। अगर हम यहाँ से स्लोप पता करें तब भी वही y2, यहाँ से स्लोप पता करें तब भी वही ऑलमोस्ट y2। तो इसका मतलब अगर हमें किसी नॉन लीनियर पे स्लोप मालूम करना हो किसी पॉइंट पर, तो हम उस पॉइंट पर क्या बनाएं? एक टेंजेंट ड्रॉ करें। उस टेंजेंट से जो भी स्लोप निकलेगा वो वही स्लोप होगा जो उस कर्व से स्लोप निकल रहा होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो हुआ क्या कि जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया स्लोप के लिए, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये कब अप्लाई किया? जब कोऑर्डिनेट्स गिवन है। जब इक्वेशन गिवन है तो उसके लिए आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिए। और अगर ग्राफ गिवन है और ग्राफ के किसी पॉइंट पर आपको स्लोप मालूम करना हो, तो बेसिकली आपने उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दिया? टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो टेंजेंट भी आपको क्या बता देगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप कितना है। तो एक बात हमने यहाँ पर ड्राइव कर ली कि टेंजेंट के थ्रू हम स्लोप बता सकते हैं। लेकिन अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि टेंजेंट कैसा हो तो स्लोप ज्यादा है और टेंजेंट कैसा हो तो स्लोप कम है? अब हम इसको डिस्कस करते हैं। रिपीट कि अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम फॉर्मूले के थ्रू स्लोप पता करेंगे, अगर इक्वेशन गिवन हो तो हम डेरिवेटिव्स के थ्रू स्लोप पता करेंगे, और अगर हमें ग्राफ गिवन हो तो हम टेंजेंट के थ्रू स्लोप पता करेंगे। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि टेंजेंट को देखकर कैसे अंदाजा लगेगा कि स्लोप ज्यादा है या कम है। ये आपके पास x एंड y, ऐसे ही हमने एक यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे।
ये दोनों टेंजेंट रॉक है। अच्छा, ये टेंजेंट स्टीपर है, ये टेंजेंट फ्लैटर है। स्टीपर फ्लैटर का कॉन्सेप्ट तो आई होप क्लियर ही होगा कि जब एंगल ज़्यादा होता है ना तो इसे स्टीपर कहते हैं, और अगर एंगल कम होता है तो उसे फ्लैटर कहते हैं। तो ये क्योंकि ज़्यादा वाई एक्सिस की तरफ है, स्टीप है, ये तो स्टीपर टेंजेंट, ये इसके मुकाबले में फ्लैटर है। अच्छा, तो पहले हम स्टीपर से स्लोप निकालेंगे। जैसे इस पॉइंट पर ये टेंजेंट कर रहा है तो यहाँ पर ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है। आपको पता है कि एक पॉइंट पर स्लोप निकालने का मतलब एक पॉइंट पर स्लोप नहीं होता, वहां से एक्स को माइनर चेंज करते हैं, 1 यूनिट का चेंज करते हैं, फिर देखते हैं वाई में कितना चेंज आ रहा है। अब हमने यहां से एक्स का 1 यूनिट चेंज कर दिया, x1 से x2 कर दिया, अब इसको ऊपर लेके गए। ये बात हम देख चुके हैं कि चाहे ब्लू से लें या रेड से लें, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस मिनिमम होता है। तो आप कोई सा भी एक पॉइंट ले सकते हैं, हमने रेड से ही ले लिया। ये आ गई वैल्यू किसकी, y2 की। अब देखें x में कितना चेंज आया, स्मॉल चेंज, 1 यूनिट का चेंज, जिसके थ्रू y इतना चेंज हो गया। तो इसका मतलब चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, ये वैल्यू स्लोप है। चेंज इन y ड्यू टू यूनिट चेंज इन x, ये वैल्यू क्या आ गई, स्लोप आ गई। ये उस वक्त स्लोप आ गया जब टेंजेंट स्टीपर है। अब फ्लैटर की बात करते हैं। फ्लैटर में हम एज्यूम करते हैं ये आपके पास x1 है और ये एक इनिशियल वैल्यू क्या है, y1 है। अब जो x यहाँ चेंज किया था, मार्जिनल चेंज, वही वहाँ पर चेंज करें। x से x2, x1 से x2 हुआ था, यहाँ भी x1 से x2 कर लें। अब इसको ऊपर लेके जाएं, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा रेड को, वहाँ से लेके आए। ये आपके पास क्या आ गया, y2। तो ये है, अब y1 से वैल्यू y2 हो गई, तो ये हो गया चेंज इन y ड्यू टू यूनिट चेंज इन x। यानी x में अगर 1 यूनिट का चेंज करेंगे तो y में इतना चेंज आएगा, और यहाँ x में अगर 1 यूनिट का चेंज करेंगे तो y में इतना चेंज आएगा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का x का चेंज सेम है, लेकिन यहाँ y का चेंज ज़्यादा है, यहाँ y का चेंज कम। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ स्लोप ज़्यादा है, यहाँ स्लोप कम। तो कंक्लूड क्या हुआ कि जहाँ पर टेंजेंट स्टीपर होगा वहाँ पर स्लोप की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जहाँ टेंजेंट फ्लैटर होगा वहाँ पर स्लोप की वैल्यू कम होगी। यहाँ एक और एडिशनल पॉइंट ध्यान में रखें कि ये तो बता दिया स्लोप ज़्यादा है या स्लोप कम। स्लोप ज़्यादा होने का मतलब चेंज इन y ज़्यादा ड्यू टू चेंज इन x। स्लोप के कम होने का मतलब चेंज इन y कम ड्यू टू चेंज इन x। कंपैरिजन में बात हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो हम ग्राफिकल अपने रिलेशनशिप में चेक कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिलेशनशिप एक ऐसा बना था और एक ऐसा बना था। इसको हमने कहा था ये नेगेटिव स्लोप है, इसको हमने कहा था ये पॉजिटिव स्लोप या पॉजिटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब है बोथ वेरिएबल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और पॉजिटिव का मतलब बोथ वेरिएबल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम ये तो अंदाज़ा लगा लेंगे कि स्टीपर है तो स्लोप ज़्यादा, स्टीपर है तो स्लोप कम, लेकिन इसकी शेप से भी हमें अंदाज़ा होगा कि ये वैल्यू नेगेटिव में ज़्यादा है, ये वैल्यू नेगेटिव में कम है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव स्लोप है, अगर कोई कर्व इस तरह का है और मुझे इस पॉइंट पर स्लोप चाहिए, तो टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। तो अब यहाँ टेंजेंट की कोई भी वैल्यू होगी, टेंजेंट की कोई स्लोप की कोई भी वैल्यू होगा ये पॉजिटिव, क्योंकि शेप इससे सिमिलर है। तो कंक्लूड करते हैं कि आपके पास हमने बात की स्लोप की, स्लोप चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x है। अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो फॉर्मूले के थ्रू पता करेंगे, अगर इक्वेशन गिवन है तो डेरिवेटिव्स के थ्रू पता करेंगे। फिर हमने उसमें देखा टोटल और पार्शियल डेरिवेटिव। और अगर ग्राफ गिवन है तो जिस पॉइंट पर भी ग्राफिकल आपको स्लोप चाहिए, ग्राफ के जिस पॉइंट पर भी आपको स्लोप चाहिए, वहाँ पर आप क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट अगर स्टीपर होगा तो स्लोप की वैल्यू ज़्यादा होगी, टेंजेंट अगर फ्लैटर होगा तो स्लोप की वैल्यू कम होगी। तो आई होप ऑप्टिमाइजेशन में जो स्लोप का कॉन्सेप्ट है ये आपकी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।